अभी तक खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के बयान पर कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया है। वहां राहुल गांधी उत्तराखंड के सितारगंज में रैली करने पहुंचे थे। उसके दौरान उन्होंने रेनकोट वाले बयान पर पीएम की तीखी आलोचना की। राहुल ने कहा कि मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो दूसरे पीएम के लिए तमीज से नहीं बोलते। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल इस देश के लिए काम किया। शायद पहले ही प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी जो दूसरे प्रधानमंत्रियों के बारे में तमीज से नहीं बोल सकते। वहां आज पहले दौर के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में प्रचार खत्म हो गया। क्या अहमियत है इस पूरे इलाके की? पहले दौर में कुछ 73 सीटों पर वोट पड़ने हैं। सारे दिग्गज आपको याद होगा प्रचार के लिए यहां पर निकले थे। भाजपा के लिए क्यों यह इलाका बहुत अहम है, देखिए इस रिपोर्ट में। साइकिल को आगे बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? तो आपके जेब में पैसा है, उनका राज कायम करने वाली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 73 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया है। अब बारी वोटर की है। वोटर बताएगा कि उसके मन में क्या था। मोदी ने कहां मैदान मारा, कहां राहुल और अखिलेश लोगों को लुभाने में कामयाब रहे और कहां बहन जी की माया चली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 5 करोड़ 57 लाख की आबादी है, जिसमें 72% हिंदू हैं और 26% मुस्लिम, जबकि दूसरे धर्म के 2% लोग यहाँ रहते हैं। इस इलाके में धार्मिक ध्रुवीकरण साफ नजर आता है, इसलिए नेताओं की नीतियां और उनके चुनावी बोल भी उसी तरह से बदलते रहे हैं। आपको बता दें कि इन 73 सीटों पर कई दिग्गजों की भी टक्कर होनी है। बीजेपी की तरफ से कैराना में हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह मैदान में है। बीजेपी की तरफ से उतरौली में कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह मैदान में है। बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह मैदान में है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सिकंदराबाद से लालू यादव के दामाद राहुल यादव मैदान में है। बीजेपी की तरफ से सरधना से संगीत सोम मैदान में है। बीजेपी की ही तरफ से मेरठ से लक्ष्मीकांत वाजपेयी मैदान में है। पहले चरण में इन बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर रहेगी। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 73 सीटों पर 2012 चुनाव में एसपी और बीएसपी में कांटे की टक्कर रही है, जबकि जाटलैंड के बड़े चेहरे अजीत सिंह का प्रदर्शन बेहद मामूली रहा। 2012 में समाजवादी पार्टी को 24, बीएसपी को 23, बीजेपी को 12, आरएलडी को 9 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थीं। इस बार का आंकड़ा यकीनन बदलेगा। मायावती ने मुसलमान वोटरों को लुभाने के लिए अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर अपने पत्ते फेंक चुके हैं। बीजेपी ने विकास से लेकर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिकता, इन सभी मुद्दों पर अपना प्रचार केंद्रित किया है और जाट वोट अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। आज तक ब्यूरो। चुनाव से हट के कुछ बात करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश से ही, जहां दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक स्कूल से दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहां स्कूल में 11वीं के छात्रों ने अपने ही साथी छात्र को क्लासरूम में गोली मार दी। शुक्र था कि वो बच गया। क्लासरूम में चली गोली, खून खून हुआ छात्र। पहले डंडे और बेल्ट से पीटा, फिर क्लासरूम में मार दी गोली। 11वीं के छात्र से साथी छात्र का खूनी बदला। अस्पताल की चारपाई पर 11वीं का ये छात्र इलाज करा रहा है। बदन के ज्यादातर हिस्सों में पट्टियां बंधी हैं। गनीमत है कि ये बच गया, वरना जिस तरह से इसके साथ पढ़ने वाले छात्रों ने इस पर हमला किया था, बचना नामुमकिन था। जी हाँ, दिल्ली से सटे गाजियाबाद के देहरादून पब्लिक स्कूल में हुए गोलीकांड का मामला है ये। तारीख 8 फरवरी थी। वक्त सुबह करीब 11:30 बजे। स्कूल में लंच का समय था। 11वीं में पढ़ने वाला रितेश भाटी क्लासरूम में अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा था। अचानक कमरे में 4 लड़कों ने प्रवेश किया। एक के हाथ में तमंचा था, बाकी 3 के हाथ में डंडा और बेल्ट। चारों लड़कों ने रितेश को पीटना शुरू किया और फिर इस तमंचे वाले लड़के ने इस छात्र को गोली मार दी। हम लोगों ने अरेस्टिंग कर लिया, गिरफ्तारी कर ली है। मैस लहे की गिरफ्तारी हुई। अब आगे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। गोली कमर को छू कर निकल गई, लेकिन पीड़ित छात्र को जबरदस्त चोट आई है। अरमान और मनीष और 2 बच्चे और हैं, इन्होंने गोली मार दी है, जो कि इसकी पीठ पे भी लगी है और बेल्टों से मारा। उसका सिर फट रहा है, कोहनी फट रही है, घुटना फट रहा है, अंगूठा फटा पड़ा है, जो मैं अभी देख के आ रहा हूँ।
जिन लड़कों ने रितेश पर हमला बोला वो भी इसी स्कूल के छात्र हैं और पीड़ित छात्र की क्लास में ही पढ़ते हैं। तो फिर सवाल ये है कि साथी छात्रों ने ही इसे जान से मारने की कोशिश क्यों की? जवाब आरोपी छात्र से ही सुनिए। उसने भाई को मारा, पैसे परेशान करता था। हाँ। तो हम तमंचा लेगी स्कूल में। तमंचा लाए कहाँ से? तमंचा घर ही रखा। अच्छा, तो क्या गोली वोली चला दी वहाँ? जी गोली चल। कहाँ चलाई? ऐसी हवाई फायर। नहीं, कहाँ पर? स्कूल। आरोपी गिरफ्तार है और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत उन पर कार्रवाई होगी। मगर जिस तरह से दिन दहाड़े स्कूल में गोलीकांड को अंजाम दिया गया वो सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है। सवाल ये भी है कि आखिर 11वीं के छात्र के पास तमंचा आया कहां से? मयंक गौड़ के साथ हिमांशु मिश्रा, गाजियाबाद, आज तक। अब आपको झांसी से एक हैरान करने वाली खबर दिखाते हैं। यहाँ रेलवे के एक अफसर ने कर्मचारी को इतना परेशान किया कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। सीनियर डीएम की गलती है तभी तो वो यहाँ आ नहीं रहा है, वरना जो 10 मिनट पहले तक यहाँ था वो क्यों भाग गया कहीं? झांसी में ये बेटी अपने पिता की मौत का हिसाब किताब मांग रही है। रो रो कर उस बेटी का बुरा हाल है जिसने अपने पिता को खो दिया है। रेलवे के झांसी मंडल में बतौर डिप्टी कंट्रोलर तैनात सुनील राजपूत की मौत की खबर सुनते ही सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी दफ्तर के बाहर आवे से बाहर हो गए। बेटी का आरोप है कि सीनियर डीओएम ने पिता के साथ ऐसा सलूक किया कि वो झेल नहीं सके। किस तरीके से प्रताड़ित करते थे अधिकारी? गाली गलौज गंदी गंदी शब्द बस यही बोलते, यहाँ नहीं सबसे बोलते बस। कब डांटा था? दफ्तर के बाहर कर्मचारियों की फौज जुटी तो रेलवे और पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए। एक तरफ अपने कर्मचारी की मौत तो दूसरी तरफ अपने अफसर पर आरोप। रेलवे के आला अफसर मौके पर तो पहुंचे लेकिन खामोशी के साथ आक्रोश देखते रहे। करीब 2 घंटे तक हंगामे के बाद पुलिस की फाइलों में मुकदमा दर्ज हो सका। चीफ कंट्रोलर के पद पे यहाँ कार्यरत थे, तो कल शाम को शायद इनके वरिष्ठ अधिकारी से कुछ हुआ, किस बात को लेके हम लोग जांच के विषय देखा जाएगा। उसी में घर वालों का आरोप है कि ये घर पे गए तो उनके सीने में दर्द हुआ, इनको हॉस्पिटल ले गए, फिर उनके बाद मृत्यु हो गई है। तो इन्होंने प्रार्थना पत्र चीफ कंट्रोलर के खिलाफ दिया हुआ है, तो हम आगे मुकदमा लिख के आगे वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। झांसी में रेलवे के जिस अफसर पर डांट फटकार का आरोप लगा है वो तो मौके पर फिर भी नहीं दिखे और न ही अपना पक्ष रखा। रेलवे ने भी चुप्पी साध रखी है, लेकिन सवाल उस सरकारी सिस्टम पर उठ रहे हैं जहां जूनियरों को लेकर तमीज जैसे कोई मायने नहीं रखती। अमित कुमार, झांसी, आज तक। आप देख रहे हैं इंडिया 360। अब आपको मिलाते हैं बीएमसी चुनाव में 690 करोड़ के उम्मीदवार से। जी हां, मुंबई की घाटकोपर सीट से बीजेपी उम्मीदवार पराग शाह ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का जो खुलासा किया है उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। पार्षद बनने के इरादे से मैदान में उतरे बीजेपी के ये उम्मीदवार ने अपनी कुल संपत्ति 690 करोड़ रुपए बताई है। इस बार बीएमसी चुनाव में पराग शाह सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। पेशे से बिल्डर और घाटकोपर निवासी पराग वार्ड नंबर 132 से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पराग के सामने कांग्रेस के दिग्गज प्रवीण छेड़ा है जो बीएमसी में विपक्ष के मौजूदा नेता हैं। छेड़ा के पास कुल संपत्ति 14 करोड़ 4 लाख और 64,000 रुपए की है। इस बार बीएमसी चुनाव में एक ऐसे कैंडिडेट उतरे हैं जिनका एसेट सुनकर देश भर के राजनेता हक्के बक्के से है। 690 करोड़ का डिक्लेरेशन है, लेकिन उससे ज्यादा क्या है? क्या उनमें कुछ ऐसी बात है जो शायद आम आदमी उन्हें वोट देगा? क्या पैसा मायने रखेगा? आपका 690 करोड़ मायने रखेगा? या आम आदमी जहां जिस वार्ड में आप उतरे हैं वो आदमी आपको वोट क्यों देगा? मैं कभी भी पैसे को मायने में नहीं गिनता हूँ। 690 करोड़ रुपया और राजनीति में उतरना, ये दो चीज़ अलग चीज़ है। दिस इज अ डिक्लेरेशन जो मुझे देना है और मैंने दिया है। दिस आर ऑल हार्ड अर्न मनी, इट्स अ फर्स्ट जनरेशन मनी। पैसे को, राजनीति को या वोट लेने से कुछ मतलब नहीं है और ये बीजेपी की पॉलिसी नहीं है। हाँ, मैंने ये कांग्रेस में काफ़ी बार सुना है, हमारे ओपोजिटर भी बोल रहे हैं ये सब, और जो हिसाब से वो लोग खर्चा कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। मैंने घाटकोपर में 15 साल में बहुत काम किया है, फिलैंथ्रोपिक वर्क किया है, मैं धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा पैदाइशी, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है
और मैं लोगों से पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ। पॉलिटिक्स मेरे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं था, बट फिर भी। इंडिया 360 में अब खबर तमिलनाडु से, जहां का सियासी सस्पेंस बरकरार है। इन सब के बीच आज शशिकला जयललिता की समाधि स्थल पर कुछ ही देर पहले पहुंची और उनकी आंखें छलक आई। भावुक शशिकला ने हरे रंग के एक लिफाफे को जयललिता की समाधि पर रखा। इस लिफाफे में शशिकला को समर्थन करने वाले विधायकों के नाम थे। इधर पनीरसेल्वम ने भी मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा ठोका है। इसके साथ ही उन्होंने अपना दावा और मजबूत करने के लिए जयललिता के निवास यानी कि पोइस गार्डन को संग्रहालय बनाने को कहा। आपको बता दें कि पोइस गार्डन में फिलहाल आजकल शशिकला रह रही हैं। मध्य प्रदेश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के 11 जासूस पकड़े गए हैं। आरोप है कि ये जासूस गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज का इस्तेमाल कर संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान को भेजते थे। इनकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के 4 शहरों से हुई है। जिन शहरों से ये जासूस पकड़े गए हैं उनमें भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सतना शामिल है। सतना का रहने वाला बलराम इन्हें वित्तीय मदद देता था। आपको बता दें कि इस जासूसी नेटवर्क का खुलासा 2016 में जम्मू से पकड़े गए 2 लोगों से मिली सूचना के आधार पर हुई है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे मामले को खंगालने में जुट गई हैं। और इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें ब्रेक के बाद जारी रहेंगी। आप देखते रहिए आज तक।